आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें आपको, रामलला दर्शन के नए नियम बनाए गए हैं। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, रात 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। शयन आरती के लिए पास होगा अनिवार्य। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर शयन आरती के लिए अब पास अनिवार्य होगा। ये नए नियम मंदिर समिति की ओर से लागू किए गए हैं। रामलला दर्शन के नए नियम सामने आ चुके हैं, जिसमें बता दें आपको, रात 9 बजे के बाद से एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ ही राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शयन आरती के लिए पास अनिवार्य होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, राम मंदिर से सामने आ रही है, जहां पर रामलला दर्शन के नए नियम बनाए गए हैं। नियम के मुताबिक रात 9 बजे के बाद से एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ ही राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। और बड़ी खबर बता दें आपको, शयन आरती बता दें आपको, रामलला के दर्शन के नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें रात 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर भी रोक है। शयन आरती के लिए पास अनिवार्य होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षत, राम मंदिर के ओर से नए नियमों की घोषणा की गई है, क्या कुछ इसमें निर्धारित किया गया है? एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल नेहा, देखिए, अयोध्या राम मंदिर की ओर से जो ट्रस्ट है, उन्होंने नया नियम लागू किया है, नियम में बदलाव किया है। इससे पहले हमने देखा कि जब राम मंदिर जो तो कपाट दर्शन के लिए खुले थे आम जनता के लिए, उसके बाद कुछ वीवीआईपीज लोगों के लिए जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन बुकिंग कराई जा रही थी कि वो मोबाइल से अपनी बुकिंग कराकर और सीधे रामलला के दर्शन कर सकते थे, बिना किसी भीड़ के वीआईपी कोटे से दर्शन कर सकते थे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार अयोध्या में भीड़ बढ़ रही है, देश विदेश से जो लोग उसको देखने के लिए जो भक्त आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन के इस स्तर से भी जो है काफी डेवलप किया गया अयोध्या को, तो उसको देखते हुए अब जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने नया फैसला किया है, नियमों बदलाव किया है कि अब मोबाइल के जरिए जो वीआईपी जो दर्शन की बुकिंग होती थी, रजिस्ट्रेशन होता था, उस पर अब रोक लगेगी। वो अब फिलहाल के लिए अब बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त के लिए उसको बंद किया गया है। अब जिसको दर्शन करना होगा, रात 9 बजे तक गेट नंबर 2 जो कि सुग्रीव गेट है, वहां से उनकी एंट्री रात 9 बजे तक की जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, उनकी एंट्री होगी। उसके 9 बजे के बाद जो गेट नंबर 2 सुग्रीव गेट है, उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर उन्हीं को एंट्री मिलेगी जिनके पास आरती का जो पास होगा, वीआईपी पास होगा आरती का, जिन्होंने आरती देखने के लिए पास का अरेंजमेंट किया होगा। बिल्कुल अक्षत, शयन आरती को लेकर अब ऐसा माना जा रहा है कि पास होना अनिवार्य होगा। ये फैसला किस वजह से लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी इस फैसले को लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अयोध्या को लेकर थ्रेट्स आ रहे थे, उसके बाद जो अयोध्या मंदिर की जो ट्रस्ट है, उन्होंने इस बार फैसला लिया है कि अब काफी जो पास बनेंगे वो काफी सख्ती से पास बनाए जाएंगे। साथ ही जो भी भक्त वहां दर्शन के लिए जाएंगे, उनको अपनी आईडी प्रूफ दिखानी होगी, जिसके बाद उनकी आईडी प्रूफ देखने के बाद उनके भक्तों के पास जारी किए जाएंगे, जो कि आरती देखने का पास होगा। वो भी काफी सुरक्षा के बाद और काफी उनकी आईडी जांचने के बाद ये पास जारी किए जाएंगे, ताकि जो लगातार थ्रेट्स अयोध्या को लेकर के आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसको भी देख करके सुरक्षा
उसकी सुरक्षा दृष्टि के चलते भी किया गया है। साथ ही जो लगातार भीड़ अयोध्या में बढ़ रही है उसकी भी दृष्टि से ये जो नया नियम है इसको बनाया गया है, ताकि जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े और वो आराम से रामलला के दर्शन कर पाए। नेहा। बिल्कुल अक्षत, लेकिन अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो जब से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद से लगातार भीड़ वहां पर देखी गई है। करोड़ों की संख्या में अभी तक लोग दर्शन कर चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। अचानक से इस तरह का फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, अभी जिस तरह से लगातार अब मैंने बताया कि रामलला के दर्शन के लिए जो अपने देश के तमाम कोने कोने से लोग आ रहे हैं, साथ ही आस पड़ोस के जो देश है, चाहे वो नेपाल हो, वहां से भी कई लोग देखने के लिए रामलला को आए हैं। साथ ही श्रीलंका, वहां से भी कई बार देखा गया सैलानी आए। तो जो जिस तरह से पर्यटन के अगर नजरिए से देखें तो रामलला का जो मंदिर है वो धार्मिक भावनाओं के साथ साथ पर्यटन का भी एक बड़ा वो उदाहरण माना गया है, जिसके चलते देश विदेश से लोग वो रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि को भी मद्देनजर रखा गया है कि जो नए नियम है उनमें जो बदलाव किया गया है वो सुरक्षा दृष्टि के चलते बदलाव किया गया है, ताकि अमूमन ये देखने को मिलता था कि जो वीआईपी रजिस्ट्रेशन होते थे वो फोन के माध्यम से हो जाते। बिल्कुल अक्षत, तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, अयोध्या में दर्शनों को लेकर मंदिर की ओर से नए नियमों को सामने लाया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि तपती गर्मी से कहीं किसी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बता दें आपको दरवाजे पर मॉनसून खड़ा है। मॉनसून के आते ही लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन हमारे रामलला के लिए ये पहली बारिश आफत बन गई है। बड़े ही धूमधाम से मंदिर का उद्घाटन हुआ है, करोड़ों लोग इस पल के साक्षी बने हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में राम मंदिर को बने हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बता दें आपको, मुख्य पुजारी ने नाराजगी जाहिर की है पूरे मामले पर। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, इस तरह की समस्या सामने आई है, जिसके बाद से मंदिर के मुख्य पुजारी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया है, तमाम तरह के सवाल भी उठाए गए हैं, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। भव्य तरीके से राम मंदिर को बनाया गया, सालों बाद देखा गया किस तरह से फैसला आया। उसके बाद निर्माण में काफी लंबा समय लगा, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने, तमाम जानकारों ने इस पर काम किया, रिसर्च किया गया, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार मुख्य पुजारी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है पूरे मामले पर। साथ ही बता दें आपको कि राम मंदिर में छत के टपकने की जो खबर सामने आई है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से मंदिर को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, इसको लेकर अब पुजारी की ओर से ही नाराजगी जाहिर की जा रही है। हाँ, रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए। वह अक्षत, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, मंदिर की तमाम जो बनावट है उसको लेकर हजारों साल का दावा किया जा रहा था, ऐसे में इस तरह की खबर निकलकर सामने आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये जाहिर सी बात है नेहा कि जब किसी इतनी बड़ी कंपनी L&T जैसी कंपनी को ये ठेका दिया गया हो कि राम मंदिर का निर्माण करना है, साथ ही आप उसमें जब देश के बड़े बड़े IITI जैसी संस्थानों का जुड़ाव रहा हो कि राम मंदिर बनना है और किस तरह का नक्शा होगा, किस तरह का निकासी होगी, किस तरह का उसका आगमन का दरवाजा होगा, जब इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके मंदिर का निर्माण किया गया था, तब
तब शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी चूक जो कि पहली मानसून की छुटपुट बारिश में मंदिर में इस तरह का पानी आना देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा नेहा कि जब किसी बड़ी इमारत को बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी जो कोई कमी रहती है वो रह जाती, जिसके चलते एक इतने बड़ा बात निकल के सामने आई कि आज राम मंदिर में पानी चूता हुआ देखने को मिला, जिसके चलते जो वहाँ मुख्य पुजारी हैं उन्होंने भी इस बात की निंदा की है और इस बात पर उन्होंने काफी रोष प्रकट किया है कि इतनी बड़ी कंपनी को टेंडर दिया गया, इतना वक्त लगा, हजारों साल की इसकी जो गारंटी दी गई थी, लेकिन पानी चू रहा है। देखिए अमूमन होता है कि जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें छोटे छोटे जो दराज होते हैं वो रह जाते हैं, वो तभी सामने आते हैं जब कोई इस तरह की घटना सामने आती है। अब बारिश हुई है और उसमें जिस तरह से राम मंदिर के अंदर पानी देखने को मिला है, जिसके बाद मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पे आ गया है। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। साथ ही जो L&T कंपनी के पास इसका टेंडर था, जो इसके मेन इंजीनियर थे, उनको भी इस घटना से अवगत कराया गया है। अब ये जरूर जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े मंदिर में जो कि देश विदेश का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है उसमें इस तरह की बात हो तो जाहिर सी बात है कि त्वरित उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अब इस पे जो त्वरित कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको बता दूं कि जहां से पानी गिर रहा है वहां से इंजीनियर्स देखेंगे कि आखिर क्या कमी थी जिसके चलते पानी का रिसाव मंदिर के अंदर हुआ है। क्या पानी भरने के कारण रिसाव हुआ है या बारिश के चलते सीलन आई है जिसके चलते रिसाव हुआ है? अब ये तमाम जांच का मुद्दा है नेहा। अब ये L&T कंपनी जो इंजीनियर है वो इसमें जांच करेंगे और उसके बाद ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल अक्षत, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन क्या कंपनी की ओर से कोई सफाई दी गई है अभी तक? क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं और तमाम तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए फिलहाल अभी इस वक्त तक कंपनी की ओर से किसी तरह का जो L&T है उसकी ओर से किसी तरह का कोई अथॉराइज बयान या कोई अभी नोटिस जारी नहीं की गई है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो जिला प्रशासन है उसने इस बात को संज्ञान में लिया है और जो पुजारी हैं उन्होंने जब इस बात की शिकायत की तो जाहिर रहता है जिला प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लिया है और ये खबर शासन स्तर तक की पहुंच चुकी है। अब जल्द से जल्द इस पर जो L&T कंपनी जो संबंधित कंपनी है, जो संबंधित ठेकेदार थे, उनको फिर से सूचित किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसका कार्य अभी चल ही रहा है। तो अब जो संबंधित ठेकेदार हैं उनको इस जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इसकी जांच करवाएं कि आखिर पानी मंदिर के अंदर कैसे पहुंचा है और जांच के बाद ये तमाम बिंदु जो है ये साफ हो पाएंगे। नेहा बिल्कुल अक्षत, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर मैं संभावनाओं पर बात करूं, आशंकाएं किस तरह की है, किस वजह से आखिरकार पानी टपक रहा है छत से? देखिए नेहा, अगर जहां तक की जो संभावनाओं की बात की जाए तो उसमें देखकर कि प्राइमा फेसिया तो यही लगता है, प्राथमिकता में अगर देखा जाए कि राम मंदिर का निर्माण जिन पत्थरों के कारण हुआ है, जिन पत्थरों से हुआ है, माफ कीजिएगा, वो पत्थर में कहीं ना कहीं छोटी सी दरार रह गई होगी, जिसके चलते जब बारिश हुई है तो बारिश का पानी रिसाव के कारण मंदिर के अंदर आया है। क्योंकि पानी इकट्ठा होने की संभावना तो मंदिर की छत पर फिलहाल नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि जो बारिश का पानी है वो रिसाव के कारण मंदिर के अंदर पहुंचा है। अब वो टीम इस बात को तय करेगी, जो जांच करेगी कि वो कौन से दरार है जहां से पानी रिसाव होकर मंदिर के अंदर तक पहुंचा है और वहां पे किस तरह का मटेरियल लगाया जाएगा। बिल्कुल अक्षत, अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त की, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं 10 श्रद्धालु। बड़ी खबर बता दें आपको, होटल में खाना खाने से बीमार हुए श्रद्धालु, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल से ये सभी 60 श्रद्धालु पहुंचे थे और सभी की हालत खराब है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल से 60 श्रद्धालु पहुंचे थे और बीमार हो गए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग के चलते ये सभी लोग बीमार हुए हैं। होटल में खाना खाने से श्रद्धालु बीमार हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मथुरा से खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल से आए 60 श्रद्धालु बीमार हुए हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज जारी है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य कैबिनेट मंत्री लखनऊ के लोक भवन में मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान 35 करोड़ निःशुल्क वृक्षारोपण, शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। 10 पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत की गई है। बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। इसी के साथ ही बता दें आपको कि आईटी, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण के साथ ही तमाम अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इस बैठक में 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। इसी के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से भी तमाम तरह की बातों पर चर्चा की गई है। और लखनऊ में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी पर संविधान का गला घोटने के लिए देश की जनता से माफी मांगने के लिए कहा है। इसी के साथ ही उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी लगातार जिस तरह की बातें करती है, उनकी मंशा उससे अलग है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान नष्ट किया गया। न्याय व्यवस्था को बंधक बनाकर रखने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया। सीएम ने यह भी कहा कि भले ही आज कांग्रेस का चेहरा बदल गया हो, लेकिन चरित्र वही है। ये लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। बता दें आपको, लोकतंत्र आस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया है। इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस को घेरने का काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कांग्रेस को घेरा गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को याद करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में इमरजेंसी लगाई गई, लोकतंत्र आस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस का चरित्र वही है, भले ही आज वो कुछ भी किसी भी तरह की बातें करे। उन्होंने ये भी कहा कि रात के अंधेरे में इमरजेंसी लगाई गई। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। धू धू कर ट्रांसफार्मर जलने लगा। आग की लपटें इतनी ऊंची निकली कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ताजमहल में सोमवार को एक घटना सामने आई, जहां पर 2 साल की बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी जान पर बनाई। उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाई है। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम से आए दंपत्ति अपनी 2 साल की बेटी आयजा के साथ ताजमहल घूमने आए थे। ताजमहल घूमने के दौरान बच्ची अपने माता पिता से अलग हो गई। ऐसे में बच्ची रोने लगी। रोते रोते उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गई। उसके शरीर में हलचल होना बंद हो गया। तभी ताज की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत बच्ची को ताज की डिस्पेंसरी ले गए। वहां पर डॉक्टरों की सूझबूझ से बच्ची की जान को बचाया गया। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है। बड़ी खबर बता दें आपको, मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां पर जनपद में भूकिया कार्यकर्ता और किसान आज एसएसपी दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, मुजफ्फरनगर से भूकिया युवा जिलाध्यक्ष कपिल सोम के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया है। युवा जिलाध्यक्ष की हिस्ट्री शीट खोलने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको,
यूपी में मानसून का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सोनभद्र के करीब मानसून पहुंच गया है और वहीं बता दें आपको कि कुशीनगर वाराणसी के रास्ते आने वाला मानसून भी बिहार बॉर्डर पर ही है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया है कि मानसून 3 दिन यानी कि 28 जून तक यूपी में एंट्री कर सकता है। यूपी में मानसून के प्रभाव के चलते कुछ इलाकों में बारिश होती रहेगी। इसी के साथ ही बता दें आपको 42 जिलों में हल्की बारिश होगी, 11 में ज्यादा बारिश का अलर्ट है। 40 से 50 प्रति किलोमीटर प्रति किलो घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और अगर तापमान की बात करें तो बिजनौर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। आपातकाल की 50वीं बरसी पर मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बसपा प्रमुख मायावती ने इस दौरान कहा कि सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही पार्टियां लगातार संविधान को खतरे में डालती हुई आई हैं। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पार्टियां मिलकर संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया गया संविधान था उसको इन लोगों ने समय समय पर संशोधित करके लगभग खत्म कर दिया है। दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस जातिवाद सोच से संविधान को बचाए रख पाना संभव है। ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दोनों दल संविधान बचाने का नाटक करते हैं। वहीं यूपी में सपा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। ये लोग जातीय आधार पर जनगणना नहीं चाहते हैं। ये जातीय जनगणना की बात करते हैं लेकिन इसको लेकर गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।